सबसे पहले बात करेंगे पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल में स्वच्छ और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए निर्वाचन आयोग ने एक बार फिर बड़ा कदम उठाया है। आयोग ने रिटर्निंग ऑफिसर पदों पर नए सिरे से फेरबदल किया है। हाल ही में भवानीपुर समेत कुल 73 रिटर्निंग ऑफिसर्स को हटाए जाने के बाद अब उसी सूची में से 14 और रिटर्निंग ऑफिसर्स का तबादला कर दिया गया है। ये बदलाव 7 जिलों में किया गया है। जलपाईगुड़ी, मुर्शिदाबाद, उत्तर 24 परगना, दक्षिण 24 परगना, पूर्व मेदिनीपुर, पश्चिमी मेदिनीपुर और बांकुड़ा। इसके अलावा 14 अधिकारियों के इस फेरबदल के साथ ही 9 विधानसभा क्षेत्रों में खाली पदों पर नए रिटर्निंग ऑफिसरों की नियुक्ति भी की गई है। विशेषज्ञों का मानना है कि चुनाव से पहले इस तरह का लगातार फेरबदल प्रशासनिक निष्पक्षता बनाए रखने की दिशा में एक अहम कदम है। और मतदान के प्रति जागरूकता फैलाने और चुनावी साक्षरता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारत निर्वाचन आयोग का मतदाता शिक्षा संबंधी प्रमुख कार्यक्रम आज पश्चिम बंगाल के हावड़ा जिले में आयोजित किया गया। इसके तहत हावड़ा ब्रिज चेक पोस्ट से रामकृष्णपुर फेरीघाट तक स्वीप साइक्लोथॉन का आयोजन किया गया, जिसका उद्देश्य था अगली पीढ़ी के मतदाताओं को सशक्त बनाना, जिसमें स्कूल और कॉलेज के छात्रों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और इस साइकिल मैराथन के जरिए लोगों को मतदान के प्रति जागरूक किया। इस कार्यक्रम में अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी अरिंदम नियोगी और भारत निर्वाचन आयोग के महानिदेशक आशीष गोयल मौजूद रहे। पश्चिम बंगाल में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और खड़गपुर सदर से पार्टी के उम्मीदवार दिलीप घोष ने चुनावी अभियान तेज कर दिया। अपने जनसंपर्क अभियान में तेजी लाते हुए दिलीप घोष आज अपने विधानसभा क्षेत्र के भ्रमण पर निकले, जहां उन्होंने स्थानीय लोगों से मुलाकात की। वहीं इस मौके पर दिलीप घोष ने टीएमसी और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर निशाना भी साधा। गैस तेल उसका कितना बढ़ेगा, कहां से आएगा, नरेंद्र मोदी जी को छोड़ दीजिए। ममता बनर्जी को बोले बंगाल के बारे में सोचें। 15 साल में कबाड़ा कर दिया बंगाल का। ना रास्ता है, ना हॉस्पिटल है, ना स्कूल है, ना कोई और सुविधा है, ना सुरक्षा है, तो उसके बारे में सोचे हो। मोदी जी कोरोना के समय से लोगों को राशन भी दिला रहे हैं, गैस तेल की व्यवस्था कर रहे हैं। दुनिया में बहुत लड़ाई चल रहा है, लेकिन देश में शांति है। बिना मतलब उन लोगों को डरा करके लाइन में खड़ा कर रहे हैं। और देश के दूसरे राज्यों की तरह केरल में भी विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां शबाब पर हैं। यहां आमतौर पर सरकार के रिपोर्ट कार्ड को ध्यान में रखकर मतदान किया जाता है। केरल की इसी रिपोर्ट कार्ड पॉलिटिक्स पर राजनीति शास्त्र के प्रोफेसर डॉक्टर जी गोपा कुमार ने बताया कि केरल के लोग बहुत ज्यादा शिक्षित हैं और सरकार के कामकाज को लेकर हमेशा सचेत रहते हैं। Kerala, education and political participation has played remarkable roles in the past, and it is helping Kerala to create a strong civil society. The dominant factor is how the MLA has contributed, how the government has contributed, especially in terms of promoting healthcare, employment opportunities, better economic performance, developmental activities, and controlling inflation. So all these aspects matter to the people. वहीं केरलम की शिक्षा व्यवस्था और सीमित नौकरी के अवसरों पर बात करते हुए स्थानीय निवासी सुरेश कुमार ने बताया कि यहां के युवाओं को नौकरी और उच्च शिक्षा के लिए बाहर जाना पड़ता है, जो यहां की प्रमुख समस्याओं में से एक है। इधर कास्ट नहीं देखता है, पार्टी वाला का डेवलपमेंट देखता है। यूथ का काम कम दिए, नौकरी का प्रॉब्लम है। पढ़ने के लिए पूरा बाहर जाता है, डिग्री के लिए, हायर एजुकेशन के लिए सब लोग बाहर जाता है। और हमारे दो संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। केरलम से हमारे साथ नीरज सिंह जुड़े हुए हैं और पश्चिम बंगाल से हमारे साथ सौरभ दत्ता जुड़े हुए हैं। सौरभ, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे किस तरह की गतिविधियां वहां पर चल रही हैं। चुनाव आयोग का जो आज का निर्णय है वो अपने आप में कितना अहम है जब चुनावी पारदर्शिता की बात करते हैं और उसके साथ फ्री एंड फेयर इलेक्शन की बात करते हैं। रमा जी, देखिए, चुनाव आयोग ने जो कदम उठाए हैं वो साफ तरीके से ट्रांसपेरेंसी जो है, जो चुनाव आयोग का इस बार जो 6 मुद्दा है पश्चिम बंगाल के लिए, उस 6 मुद्दे जो ऑब्जेक्टिविटी को सामने रखकर हर एक स्टेप, जैसे जैसे चुनाव का प्रोसेस आगे बढ़ रहा है, हर एक स्टेप में चुनाव आयोग वही कदम उठा रहे हैं जो निष्पक्ष चुनाव के पक्ष में जाता हो।
और इसीलिए जो 73 रिटर्निंग ऑफिसर्स पहले बदल किए गए थे, जिसमें मुख्यमंत्री के भवानीपुर केंद्र भी थे, उसके साथ साथ उस 73 में से भी और 14 को फेरबदल किया गया है और 9 वैकेंट पोस्ट थे, उसमें और 9 रिटर्निंग ऑफिसर को नियोग किया गया है। साथ ही साथ आप ये भी मेंशन करना होगा कि टीएमसी की ओर से सीएम खुद अपनी नाराजगी जताई थी कि क्यों नंदीग्राम के वीडियो को रिटर्निंग ऑफिसर जो है नंदीग्राम के, उनको भवानीपुर में लाया गया। तो उसको लेकर टीएमसी ने जो कंप्लेन लेटर सीईओ को दिया था कल, तो उसको गौर कर निर्वाचन सदन ने 3 ऑफिसर्स का मांग किया है। सीएस को कहा कि आप प्रपोजल की तरफ से 3 ऑफिसर्स भेजें, क्योंकि जो नाम अभी दिए गए उसमें आपत्ति आई है, तृणमूल की आई है। कहने की बात यह है, अगर सत्ता पक्ष जो बात कहते हैं, सत्तारूढ़ पार्टी जो बात कह रही है, उसमें अगर पॉइंट है तो ऐसा नहीं है कि चुनाव आयोग उसको नजरअंदाज कर रही है, उसको भी चुनाव आयोग संज्ञान में ले रहा है और उसी की चलते ये कदम उठाया गया है। लेकिन चुनावी प्रचार मंच में अगर आप देखें तो चुनावी प्रचार मंच में लगातार सीएम हमलावर है, चुनाव आयोग के ऊपर हमलावर है, बीजेपी के ऊपर तो है ही, वो तो स्वाभाविक है, लेकिन चुनाव आयोग के ऊपर भी हमलावर है। चाहे बिल्कुल, वो इस सवाल पर हम आएंगे। नीरज सिंह भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नीरज, जिस तरह की आपकी रिपोर्ट्स बता रही हैं कि केरल में जो मतदान का पैटर्न है वो इस तरह से सरकार के रिपोर्ट कार्ड को खंगाला जाता है, किस तरह से खंगाला जा रहा है, किस तरह के मुद्दे हैं, और जो पलायन जिस तरह से हमने देखा आपकी रिपोर्ट में, ये कितना बड़ा मुद्दा बनकर सामने आ रहा है वहाँ? देखिए, कई तरह के रमा मुद्दे हैं और ये आप देखें कि केरलम का जो चुनाव है वो परंपरागत तरीके से जो देश के दूसरे स्टेट हैं उनसे अलग है, क्योंकि वहाँ हमने देखा है कि भावनात्मक मुद्दे, अपील ज़्यादा असर करती है। जाति, धर्म, संप्रदाय के आधार पर जो वोटिंग है वो हमने देखी है हिंदी भाषी राज्यों में। लेकिन केरल में जो सरकार बनती है और जो जनता है वो इस आधार पर वोट करती है कि यहाँ पर विकास के कितने काम किए गए, रोजगार यहाँ पर किस तरह से जनरेट किया गया, स्वास्थ्य की सेवाएं यहाँ पर कैसी हैं। अब पलायन इसलिए भी बड़ा मुद्दा है। आप देखें कि बड़ी संख्या में जो युवा बेरोजगार हैं उनका ये कहना है कि यहाँ पर हम उच्च शिक्षा ले लेते हैं, लेकिन उच्च शिक्षा के बाद जो जॉब है, अपॉर्चुनिटी है, वो उतनी बेहतर नहीं है। आप देखें कि यहाँ पर टेक्नो पार्क भी है और देश का पहला टेक्नो पार्क है जहाँ पर बड़ी संख्या में युवा काम करते हैं, लेकिन उसमें केरलम के जो लोग हैं वो काफ़ी कम हैं और यही कारण है कि दूसरे स्टेटों में जाके उनको जॉब करना पड़ता है। तो वो चाहते हैं कि ऐसी सरकार जो जॉब अपॉर्चुनिटी केरलम के ही अंदर दे। दूसरी आप देखें कि सबरीमाला, ये एक इशू है। यहाँ पर जो करप्शन का जो मामला है वो अलग तरह का जो मुद्दा है वो बना रहा है इस चुनाव में। और आप देखें कि यूडीएफ और एनडीए के जो सहयोगी दल हैं वो लगातार प्रहार कर रहे हैं एलडीएफ सरकार के ऊपर। और आप देखें कि यूडीएफ है वो कई खेमों में बटा हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर जो बीडी सतीशन है, जो यहाँ पर विपक्ष के नेता हैं और कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, उनका खेमा अलग उनको मुख्यमंत्री के तौर पर पेश कर रहा है, शशि थरूर को अलग मुख्यमंत्री के तौर पर पेश कर रहा है। इसके अलावा केशु वेणुगोपाल वो केरल में सक्रिय हैं काफ़ी तरीके से, तो उनको अलग तरीके से जो उनके समर्थक हैं वो मुख्यमंत्री के तौर पर पेश कर रहे हैं। और यहाँ पर जो कांग्रेस पार्टी के जो लोग हैं उनका ये कहना है कि जिस तरीके से केसी वेणुगोपाल केरलम के अंदर सक्रिय हैं, ऐसी सक्रियता उन्होंने ना तो हरियाणा में दिखाई, ना पंजाब के इलेक्शन में दिखाई, ना मध्य प्रदेश के इलेक्शन में दिखाई। तो यहाँ पर उनकी सक्रियता बताती है कि कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री के एक दावेदार के रूप में वो हो सकते हैं। 4 सांसद कांग्रेस के यहाँ से चुनाव लड़ना चाहते थे, उनको राहुल गांधी ने वीटो लगाकर बैठा दिया, तो अंदर खाने उनकी भी महत्वाकांक्षा है। तो कई तरह के जो खेमे हैं वो यहाँ पर बटे हुए हैं। और दूसरी अगर हम भारतीय जनता पार्टी और तीसरे जो एनडीए का एक तरीके से हम त्रिकोण की बात करें तो निश्चित तौर पर शहरी इलाके में उनकी बढ़त है और कई सारे शहरी इलाकों में उनका ये मानना है कि जो पार्टी है बेहतर तरीके से प्रदर्शन करेगी। जिस तरीके से त्रिशूर में उन्होंने लोकसभा चुनाव में 1 सीट हासिल की, विधानसभा चुनाव से लेकर लोकसभा चुनावों तक हर बार उनका जो वोटिंग का जो परसेंटेज है वो लगातार बढ़ रहा है। तो राजनीति कई तरह से बटी हुई है और कुछ जो राजनीतिक विशेषज्ञ हैं उनका ये कहना है कि हो सकता है कि मुकाबला यूडीएफ एलडीएफ के बीच में इतना ज़्यादा नज़दीक हो और भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी दल अगर कुछ सीटें लेके आ गए तो हंग असेंबली जैसी स्थिति है वो बन सकती है और भारतीय जनता पार्टी किंग मेकर की भूमिका में आ सकती है। अब राजनीति किस तरीके की है,
जो एलडीएफ है वो कांग्रेस पार्टी के ऊपर ये आरोप लगा रही है कि वो बीजेपी की बी टीम है, और कांग्रेस पार्टी एलडीएफ के ऊपर ये आरोप लगा रही है कि वो बीजेपी की बी टीम है, जबकि इंडी गठबंधन में कांग्रेस पार्टी की सहयोगी लेफ्ट है, लेकिन यहाँ पर लेफ्ट और कांग्रेस पार्टी एक दूसरे के सामने चुनाव लड़ रहे हैं और एक दूसरे के ऊपर प्रहार कर रहे हैं। बिल्कुल, तो ये यही जो राजनीति है, फैक्टर्स अब हैं देखना काफी है कि दिलचस्प जनता चुनाव को इन बना रहे तीनों में हैं। से किसे चुनती है। बिल्कुल बिल्कुल, समय हमारे पास सीमित है। बहुत शुक्रिया नीरज, बहुत शुक्रिया सौरभ दत्ता हमारे साथ जुड़ने के लिए।